हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 30 में पढ़ा था सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं PDF कैसे डाउनलोड होगा, वहाँ से ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पेपर चल रहा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये 2 नंबर का आता है और इसका प्रीवियस लेक्चर का PDF मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 146, शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा सभी के लिए, को परिभाषित कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का विशेष अर्थ एवं संदर्भ है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन। देखिए विशेष अर्थ है इसका और एक कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी की निश्चित स्तर पर सभी लोगों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। एक वर्ड में ये कहिए कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर बिना कोई भेदभाव ना हो, ऐसी शिक्षा हो, यानी कि शिक्षा सभी के लिए। एक वर्ड में कह सकते हैं शिक्षा सभी के लिए। यही क्या हो जाएगा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा सभी के लिए। तो इसी को शाब्दिक या इसी को किताबी भाषा में शिक्षा के किसी निश्चित स्तर पर, कोई भी निश्चित स्तर, मान लीजिए 1 to 5 प्राइमरी हो गया, 6 से 8 अपर प्राइमरी हो गया, ठीक है, 9 10 हो गया, 11 12, ये इन किसी भी स्तर पर जो देख सकते हैं ना, ये 4 स्तर जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद मान लीजिए हायर एजुकेशन आ जाता है, 5वां स्तर, तो उसको नेग्लेक्ट करिए अभी। तो सभी लोगों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध सुनिश्चित कराना ही क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट प्रश्न 147, जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं क्या हैं। तो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला पहला क्या है, जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं, कि जनसंख्या शिक्षा के प्रत्यय से संबंधित भ्रांतियां। तो जनसंख्या शिक्षा के प्रत्यय से संबंधित भ्रांतियां क्या हैं। जनसंख्या शिक्षा परिवार नियोजन की समानार्थक शिक्षा नहीं है, और न यह यौन शिक्षा ही है। यह जन्म निरोध की शिक्षा भी नहीं है। जनसंख्या शिक्षा का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है, जनसंख्या शिक्षा मतलब कि जनसंख्या शिक्षा मतलब जनसंख्या या मनुष्यों या किसी निश्चित देश, निश्चित स्थान पर लोगों की प्रजनन दर में आई कमी को ही जनसंख्या शिक्षा ही नहीं कहेंगे, बल्कि जनसंख्या शिक्षा क्या है, सीमित संसाधन के साथ साथ देश में जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करके उस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए। मतलब उतनी ही जनसंख्या हो और उतनी जनसंख्या लोग क्या हो, कुशल हों। दूसरा, छोटे परिवार के बारे में उपयुक्त अभिवृत्तियों की कमी। ठीक है, छोटे परिवार के बारे में जो उपयुक्त अभिवृत्ति है उसकी कमी। अधिकांशतः लोग बड़े परिवारों को उपयोगी मानते हैं, वे बच्चों को भगवान की देन समझते हैं। अनेक बार एक पुत्र की कामना में माता पिता अपने परिवार को बढ़ाते चले जाते हैं। अध्यापकों की कमी, आज शिक्षकों को भी जनसंख्या शिक्षा का सम्यक यानी कि अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं है। शिक्षकों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। चौथा क्या हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु। जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास में संबंध, अधिक संतानोत्पत्ति एवं माता का स्वास्थ्य भी होता है। जनसंख्या व प्रति व्यक्ति आय में संबंध,
पौष्टिक भोजन की उपलब्धता तथा जनसंख्या, परिवार की सीमा एवं मनुष्य का विवेक, सीमित परिवार की आवश्यकता आदि प्रकरण शामिल किए जा सकते हैं। ये सब क्या है? जनसंख्या की समस्याएं हैं, जनसंख्या शिक्षा की, यही सारी समस्याएं हैं। पांचवा क्या है? जनसंख्या शिक्षा संबंधी अनुसंधान कार्यों की कमी। तो भारत में जनसंख्या संबंधी शोध कार्य बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं प्रभावों के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। ये सब क्या हो जाएंगे? जनसंख्या शिक्षा के समस्याएं। तो जनसंख्या शिक्षा के कॉन्सेप्ट से क्या होती है? कुछ डाउट होते हैं, कुछ भ्रांतियां होती हैं। छोटे परिवार को लोग नहीं बढ़ावा देते हैं, अध्यापकों की कमी होती है। जनसंख्या शिक्षा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा अध्यापक नहीं मिलते हैं जो जनसंख्या शिक्षा के बारे में समझाएं, या अच्छे प्रकार से जनसंख्या शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं है। जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु, जनसंख्या शिक्षा संबंधी अनुसंधान कार्यों की कमी। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग हमारे इस चैनल को फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनके ग्रुप या उनके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, PYQ हुआ या बुक का क्वेश्चन हुआ, और राजन सीरीज, पूरा राजन सीरीज पढ़ा दिया है। आप वहाँ से उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल को। और सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु तो इस क्लास को देख ही रहे हैं, वो भी शेयर कर देंगे। प्रश्न नंबर 148, जातिवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं बताइए। जातिवाद क्या होते हैं? एक धर्म दूसरे धर्म से घृणा नहीं जो घृणा करते हैं वो जातिवाद ही होते हैं। मतलब एक धर्म को नीचा दिखाते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, तो यही जातिवाद होता है। तो जातिवाद के प्रमुख दुष्परिणाम, जातिवाद करने से देश में क्या होगा देखिए। तो जातिवाद प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं देना है, इसीलिए लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। राष्ट्रीयता के विकास में बाधा है, जाति धर्म के हिसाब से वोट देंगे तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो राष्ट्रीयता के विकास में बाधा लाएगी, क्योंकि एक वर्ग को बढ़ावा देगी तो दूसरा वर्ग क्या होगा? निष्क्रिय पड़ जाएगा। तो दूसरा वर्ग क्या करेगा? अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा और अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार में, और उसके अंदर क्या होगी? अशांति पैदा होगी इससे देश में। तो इसीलिए क्या है? जातिवाद नहीं फैलाना है। नैतिक पतन हो जाएगा लोगों का, भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, सामाजिक एकता में बाधक होती है। समाज क्या होता है? धर्म जाति के आधार पे बट जाती है। आपको पता है कि एकता में शक्ति होती है, तो एकता भंग हो जाएगी, देश की सर्वांगीण प्रगति में बाधक होगी, देश की ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या होगी? बाधक होगी, सामाजिक तनाव बढ़ेगा। ये सारे दुष्परिणाम हैं। प्रश्न नंबर 149, जातिवाद को समाप्त करने के सुझाव दीजिए। तो जातिवाद किसी व्यक्ति की अपनी जाति के प्रति स्वभावना होती है जिसके कारण वह दूसरी जाति के लोगों को अपने से अलग और निम्न समझता है, और अपने आप को क्या करता है? उच्च समझता है कि मेरी जाति उच्च है, मैं बहुत उच्च व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो ये सारी गलत चीज़ है। कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब बराबर है। ऐसी स्थिति में जातिवाद की मानसिकता से निकलकर सामाजिक सौहार्द के वातावरण में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जातिवाद से पूर्णतया मुक्ति लेना ही आज समीचीन प्रतीत होता है। आधुनिक समाज की मांग भी यही है, अतः इसे समाप्त करने की दिशा में निम्नलिखित उचित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए जातिवाद को कैसे दूर किया जाए ताकि एक जाति के लोग दूसरे जाति से घृणा न करें। तो पहला क्या हो जाएगा? अंतरजातीय विवाह का समर्थन। मतलब अंतरजातीय मतलब एक जाति क्या, कोई दूसरे जाति से। ठीक है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब एक दूसरे से अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया जाए। इससे क्या होगा? जब दो कास्ट के लोग रहेंगे तो उनके परिवार के बीच में क्या होगी? आपसी सद्भावना बढ़ेगी। तो इसीलिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन करना। जाति बोधक नामों का बहिष्करण, जाति विरोधी शिक्षा। ठीक है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और जाति बोधक नामों को हटाया जाएगा। जातीय श्रेणीबद्धता को समाप्त करना, जातीय संगठनों को हतोत्साहित करना। जो भी जातीय संगठन है उनको क्या किया जाए? हतोत्साहित करें और उन्हें बंद करने का प्रयास किया जाए।
सरकार के द्वारा नए प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन बनाना, जहाँ पे राष्ट्रीय सद्भावना और सामाजिक तनाव को कम करने वाली बातें होती हों। आर्थिक और सांस्कृतिक समानता की भावना का विकास करना, राजनीतिक जातिवाद पर रोक लगाना, यानी कि जाति धर्म के आधार पर क्या करना है, राजनीति नहीं करना है। प्रभावशाली व्यवहारिक कानून बनाना, मानवतावादी दर्शन का प्रचार व प्रसार करना, जाति विहीन जनमत का निर्माण तथा राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। यानी कि ऐसे जनमत संग्रह, ऐसे जनमत मतलब लोगों का समूह या बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, उसी को जनमत कहते हैं। पूरे समाज का वो जाति विहीन हो और हर एक आदमी के अंदर क्या हो, देशभक्ति या राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न 150। 150वां प्रश्न क्या है, बाल श्रमिक से क्या आशय है? तो देखिए बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर देखिए जो मजदूरी करते हैं बाल, वही बाल श्रमिक। तो बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूर्ण नहीं किया है। तो बाल श्रमिक वह बालक है जो 14 वर्ष से कम है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर अथवा बिना मजदूरी के कार्य कर रहा हो। यानी कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनसे आप मजदूरी नहीं करवा सकते या बिना मजदूरी का कार्य नहीं करवा सकते। अतः 14 वर्ष से कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 151 देखिए, बाल श्रमिकों की समस्याएं बताइए। ये बताइए कि बच्चे मजदूरी करने पर क्यों विवश हो जाते हैं, उनकी क्या ऐसी मजबूरी होती है कि वो मजदूरी करने लगते हैं। तो बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है। ये क्या है, सामाजिक समस्या है। बाल श्रमिकों की समस्याओं को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। पहला तो बच्चों के क्या शिक्षा नहीं दी जाए तो शिक्षा की समस्या है। आर्थिक समस्या है, उनके पास पैसे नहीं होगी, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती होंगी, तो इसीलिए वो क्या करते होंगे, बाल श्रमिक बन जाते होंगे। भावनात्मक व मानसिक शोषण भी होता होगा उनके परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा। स्व की कमी हो जाएगी। अपराधी व्यवहार हो सकता है। वैयक्तिक विघटन हो सकता है, विघटन हो सकता है, सामाजिक विघटन, स्वास्थ्य शिक्षा है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे को बाल श्रमिक बनाने पे मजबूर करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।